না, শুধু রেকর্ডিং থেকে নোট করা। ক্যালকুলেশনস फॉर हाइड्रोजेनिक कैलकुलेशन फॉर हाइड्रोजेनिक एटम्स, ये सारे कैलकुलेशन जो बोर्ड ने किए थे ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हाइड्रोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है वैसे ही सोडियम में वैसे तो 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अगर मैं सोडियम 10 प्लस लिख रहा हूं तो इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारे कैलकुलेशन वो सारी स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हाइड्रोजेनिक एटम्स लिखा है और यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन्स है और बाहर किसी एक स्टेशनरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन की, मैं नहीं बोल रहा ये पहला स्टेशनरी ऑर्बिट है दूसरा स्टेशनरी ऑर्बिट है, किसी भी एक स्टेशनरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होगी, कैलकुलेशन में अब नहीं जा रहा मैं, लेकिन हमने ये देखा था इस इलेक्ट्रॉन की, किसी भी इलेक्ट्रॉन की नहीं, वो एक इलेक्ट्रॉन जो किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है, वो एक इलेक्ट्रॉन जो किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का वैल्यू आता है -13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। वो एक पर एटम मतलब एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस हो। अब अगर एनर्जी की बात करें, मैं तुम्हें कहता हूं टोटल एनर्जी -13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी टोटल एनर्जी का जो वैल्यू होता है उसका माइनस साइन 13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। अब मैं तुमसे पूछूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी -13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर से आएगा, इसका 2 टाइम्स। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो नहीं सकती, कोई सेंस नहीं है, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, इसका सेंस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जब तक नेगेटिव होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अभी भी अट्रैक्शन फील कर रहा है। क्यों, अगर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो अंदर की तरफ है, और जो हम पुल करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट जो हम करेंगे बाहर की तरफ, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ, FD cos थीटा 180 नेगेटिव हो जाएगा। अब सपोज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि लिथियम 2+ मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम 2+ आयन में फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, या इनके बीच में रेशियो या डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी व्हाटसोएवर, ये वैल्यूज कैसे आएंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का वैल्यू -13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर से आता है, -13.6, लिथियम के लिए Z का वैल्यू 3 होगा, 3 स्क्वायर, और n कितना होगा 4 स्क्वायर, 13.6 बाय 16 इंटू 9, ये वाला कैलकुलेशन ये तुम्हें करना होगा, है ना। अच्छा, ये सारे कैलकुलेशन Z हर एटम के लिए अलग अलग होगा, हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, हीलियम के लिए 2 होगा, लिथियम के लिए 3 होगा, बेरिलियम के लिए 4 होगा, Z के वैल्यूज चेंज होंगे, लेकिन हर एटम में n 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही चलेगा। तो एक काम करते हैं, माइनस अगर n 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 या इंफिनिटी, यहां टोटल एनर्जी कितनी होगी -13.6 1 स्क्वायर Z स्क्वायर, यहां वैल्यू कितनी होगी -13.6 2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर, -13.6 3 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर, -13.6 4 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर, -13.6 5 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर,
ये सारे कैलकुलेशन कॉमन है, जो कॉमन कैलकुलेशन उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 13.6 बाई 1 ये -13.6 जेड स्क्वायर आएगा, -13.6 बाई -13.6 बाई 4। ये एक लॉती चार्ट है जो इंपॉर्टेंट, कुल 6 टाइप्स के न्यूमेरिकल इस टॉपिक में आते हैं और सारे न्यूमेरिकल इसी चार्ट से बनाऊंगा। एक बार इसको याद करूंगा मैं, एक ही वर्ग के लिए डी ब्रॉगली के वेवलेंथ, अच्छा देखते हैं, पहले इसको याद कर लेते हैं एक बार। -13.6 बाई 9 जेड स्क्वायर, -13.6 16 जेड स्क्वायर, अच्छा ये सबसे टफ कैलकुलेशन है, ये मैं कर देता हूं। इजी वाले तुम लोग कैलकुलेट 3.2 3.4 1.51, ये वैल्यू आएगा -3.4 Z1, ये आएगा -1.51 जेड स्क्वायर, ये आएगा -0.85 जेड स्क्वायर, ये आएगा -0.544 जेड स्क्वायर, ये आएगा -0.38 जेड स्क्वायर, ये आएगा -0.28 जेड स्क्वायर। हाँ अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि हीलियम नहीं, लिथियम 3+ आयन के थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, नहीं समझिए, ये वाला किसी भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का ये वाला एक्सप्रेशन देखिए तुम बोर्ड के कैलकुलेशन में, ये वाला वैल्यू आता था -13.6 जेड स्क्वायर बेंच स्क्वायर। जेड क्या है, जिस एटम से तुम काम कर रही हो उसका एटॉमिक नंबर। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन जिस स्टेशनरी ऑर्बिट में है वो नंबर। तो मैं एन के वैल्यूज 1 2 3 4 5 यहाँ बैठा दिया, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, और जेड को ऐसे ही रहने दिया। हर एटम के लिए 1 2 वाले वैल्यूज सेम रहेंगे। अच्छा, और इसको डिवाइड करके जो वैल्यूज आती है वो मैंने यहाँ लिखी। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि किसी भी एटम के लिए फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में होता है -13.6 जेड स्क्वायर, सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट में होता है -3.4 जेड स्क्वायर, थर्ड में होता है -1.51 जेड स्क्वायर, फोर्थ में होता है -0.85 जेड स्क्वायर। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ लिथियम 2+ आयन के फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होगी, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये सब मेरा सवाल है। अच्छा, तो लिथियम 3+ और सॉरी थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, अच्छा लिथियम 3+ के थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, एक बात और सुनो, हाइड्रोजन के एटम में फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होगी, -13.6। हाँ, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 13.6, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -27.2। सुन इधर, हाइड्रोजन के फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है वो हीलियम के सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी, हाइड्रोजन के फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में जो भी एनर्जीज है वो हीलियम 1+ के सेकंड की वैल्यूज है, वो लिथियम 3+ के थर्ड की वैल्यू है, वो बेरिलियम 3+ के फोर्थ की वैल्यू। समझ, ये इसको आगे प्रूव करेंगे। हाँ, हाइड्रोजन का फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो तुम्हें याद हो, हीलियम के लिए हीलियम 1+ के लिए हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4। हाइड्रोजन के फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन, अगर वो हीलियम में चक्कर लगा रहे तो वो वैल्यूज होंगी उसकी, अगर वो हीलियम के सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट में रहे, लिथियम के
थर्ड में रहेगा तो हाइड्रोजन के फर्स्ट वाली वैल्यू होगी। मतलब तुम हाइड्रोजन से शुरू करना, हीलियम तुम्हें सेकंड में मिलेगा, लिथियम तुम्हें थर्ड में मिलेगा, बेरिलियम तुम्हें फोर्थ में मिलेगा और सोडियम तुम्हें 10th में मिलेगा। क्लियर हो गई? अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं लिथियम देखा और थर्ड देखा, लिथियम देखा और थर्ड देखा, लिथियम का 3, हीलियम का 2 और हाइड्रोजन का 1, ये सब सेम होते हैं, तो मुझे वैल्यूज पता चल गए। मैं सॉल्व किए बिना भी लिख सकता हूँ। इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, सॉल्व करके देखते हैं। अगर सुन तो इधर, अगर सॉल्व करते हैं इसको, टोटल एनर्जी का कैलकुलेशन क्या होता है? -13.6 Z²/n² ना। कुछ बोलो कि तुम समझ गए। -13.6, लिथियम के लिए Z कितना होगा? 3² और मैंने थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट दिया, ये कट गया तो कितना आया? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मार्क्स, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। अरे क्या क्या? हाँ, लिथियम 2+ लिखा है ना मैंने, लिथियम 3+ लिखा है, हो गया। लिथियम उसमें तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई डाउट है इसमें? अच्छा, यही क्वेश्चन अगर मैं देता बेरिलियम 3+ के लिए, बेरिलियम 3+ के लिए, और ये मैं देता फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट, फिर कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। क्यों? ये वैल्यू कितना हो जाता? 4² और ये वैल्यू भी कितना हो जाता? 4²। ये आपस में कट जाता है। ये पहले टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। किसी भी एटम का किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट में टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, खुशी की बात पता है क्या? तुम्हें क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाए हमेशा, यही ट्रेंड रहे। नहीं, सच बात है, प्रतियोगिता के बोर्ड्स में तुम्हें ये सब, ये वाला कैलकुलेशन दिखाना होगा। -13.6 Z²/n²। ठीक है। अच्छा, ये क्या? पहले बेसिक चीजें समझ ले, जीए में क्या आएगा मैं कैसे बता सकता हूँ? नहीं, तुम अगर ऐसे करके आओगी तो सोचेंगे कि तुम किसी का छाप के लिखी हो। What is this? केटा देवे तारपे झमेला करी। तब तो ऑब्जेक्टिव नहीं लेगा। हाँ, ये क्लियर हो गया। ये फर्स्ट टाइप के भाई, ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन जाके दिखाई, भाई झमेला नहीं कहता है। जेट प्रोटॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में होता, उसको एनर्जी मिली और वो किसी हायर एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब वो उस हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा। ये मैं मान लेता हूं N2 और ये मैं N1 लिख रहा हूं। N1 मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट। ये बात ऑब्वियस है कि अगर ये स्टेशनरी ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब है, इसकी एनर्जी कम होगी, और जैसे जैसे स्टेशनरी ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर जाती है उसकी एनर्जी बढ़ती है, तो इसमें एनर्जी ज्यादा होगी। इस वाले स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमने के लिए एनर्जी कम लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा वो एक्स्ट्रा एनर्जी लॉस कर देगा। तो N2 से N1, N2 एक हायर स्टेशनरी ऑर्बिट है, N1 एक लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट है, और जब इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में आएगा तो वो एक क्वांटा रिलीज करेगा। एनर्जी एक्स्ट्रा जो थी वो पैकेट फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, और इस क्वांटा की एनर्जी कितनी होगी? डेल्टा ई। डेल्टा ई, ये डेल्टा ई क्यों होगी? इस वाले स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है। मान लेते हैं इस वाले स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी E2 थी, इस वाले स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी E1 थी, तो डेल्टा ई E2 - E1 ये वाली एनर्जी वो एमिट करेगा।
अब यहाँ जो अंडरस्टैंडिंग वाली बात रहती है, ये जो डेल्टा ई है, ये जो डेल्टा ई है, ये क्वांटा की एनर्जी है, और ये जो E2 E1 है, ये शेल्स की एनर्जी है। क्वांटा के लिए प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी लग जाएगा। इस डेल्टा ई को हम लिख सकते हैं एच न्यू, और न्यू को हम लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा, और E2 का वैल्यू कितना होगा, -13.6 जेड स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर माइनस ऑफ -13.6 जेड स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सुनो। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि किसी एक हायर स्टेशनरी ऑर्बिट से किसी एक लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन कूद कर आया, और उसने जो क्वांटा एमिट किया था, उस क्वांटा की एनर्जी तुमको दे देगा, डेल्टा ई की वैल्यू वो तुमको दे देगा। और क्वेश्चन होगा N2 और N1 का वैल्यू क्या होगा। और यहां पर एक ही इक्वेशन है तुम्हारे पास, दो इक्वेशन नहीं लगा सकते तुम। N2 से किसी एक हायर स्टेशनरी ऑर्बिट से किसी एक लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करके आ गया, कूद कर आ गया, जो क्वांटा एमिट हुआ उसकी एनर्जी दे दी। अब ब्लंट क्वेश्चन यही है, नहीं लोअर मतलब 1 नहीं, किसी भी हायर स्टेशनरी ऑर्बिट से 5 से 3 तो भी एक क्वांटा एमिट करेगा, 5 से 2 तो भी एक क्वांटा एमिट करेगा। वो 5 से वो हायर से लो में आए, लो कौन सा है नहीं पता, हाई कौन सा है नहीं पता, सिर्फ ये बता दिया कि हायर से लो आया तो इस क्वांटा की एनर्जी एमिट हुई, नहीं इस एनर्जी का क्वांटा एमिट हुआ, इस एनर्जी का क्वांटा एमिट हुआ। डेल्टा ई का वैल्यू गिवन होगा, गिवन क्या नहीं है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ N1 एंड N2। नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल एज, मतलब सीरियसली एक ये ट्रबलिंग क्वेश्चन है, क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं पता N1 क्या होगा और N2 क्या होगा। नाउ जनरली ऐसे क्वेश्चंस के लिए वो कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, सॉल्यूशंस भी हीट एंड ट्रायल के ही, ये कोई ऐसा नहीं है कि मजबूरी है, उपाय नहीं है कोई। अब यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यूज बैठाते रहते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, अब ऐसे वैल्यू बैठा, N2 ज्यादा होगा, N1 छोटा होगा, लेकिन पूरे पेपर में 3 घंटा के पेपर में एक क्वेश्चन होगा तो हो जाए। अब तुम सारे वैल्यूज बैठाते जाओ, हाँ तू देखना, तुझे एटम वो बोल देगा कि हाइड्रोजन है कि हीलियम है कि लिथियम है, तुझे Z पता है, तुझे H पता है, या तुझे डेल्टा ही पता है? नहीं यार, ये वैल्यू तुझे गिवन है, 13.6 तुझे पता है, Z तुझे पता होगा, ये वैल्यूज बैठाते जा, ये वैल्यूज बैठाते बैठाते उसका डिफरेंस ये डेल्टा ई के बराबर आएगा, वही वाले करेक्टेड। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, অনেক বড়, অনেক টাইম লাগবে, तुम जिस तरह से तुम, हाँ অনেক টাইম লাগবে, অনেক বড়। अगर हीरो बोला था मत भी कभी, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी तो वो कितनी एनर्जी एमिट करेगा, 13.6। इन्फिनिटी में टोटल एनर्जी 0 होती है, 1 में टोटल एनर्जी -13 पॉइंट, मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। तो अगर वो इन्फिनिटी से 1 में आता है, 0 माइनस ऑफ -13.6 कितनी एनर्जी एमिट करेगा वो, 13.6। मतलब अगर हाइड्रोजन के एटम में कोई क्वांटा 13.6 का एमिट होता है, अच्छा 1 ही 13.6 एनर्जी रखेगा, इन्फिनिटी से 1 13.6 रखेगा, अगर ये 2 में आता है तो कितनी एनर्जी होगी, 3.4। ये बात समझ,
इंफिनिटी से 1 में आता है तो जो क्वांटा एमिट करेगा वो 13.6। अच्छा अगर 2 से 1 में आता है तो कितनी एनर्जी एमिट करेगा? इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 10.2। नहीं समझा? समझ गया? अच्छा ये बता, लाइमन सीरीज का जो सीरीज लिमिट होगा वो 13.6 का होगा, और लाइमन सीरीज का जो अल्फा होगा, लाइमन सीरीज का मैक्सिमम एनर्जी क्या होगा? 13.6, और लाइमन सीरीज की मिनिमम एनर्जी क्या होगी? ये 10.2 मिनिमम होगी। 2 से 1, अच्छा 3 से 1 आएगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, 4 से 1 में एनर्जी ज्यादा, 5 से 1 मैक्सिमम। तो मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्वांटा 13.6 से लेकर 10.2, 13.6 का क्वांटा अगर आता है और 10.2, और इसके बीच के जितने भी क्वांटा होंगे इसके बीच के, वो सब लाइमन सीरीज के होंगे। ये एक लौती बात ही समझनी। अगर मैं तुम्हें कहता हूं एक हायर स्टेशनरी ऑर्बिट से एक लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट में क्वांटा एमिट हुआ है और उस क्वांटा की एनर्जी है, इसका डिफरेंस या इसका डिफरेंस ले लो, कितना है इसका डिफरेंस? 12 पॉइंट समथिंग कुछ, 12 पॉइंट समथिंग कुछ। मैं तुम्हें कहता हूं एक इलेक्ट्रॉन निकल 13.6 माइनस 1.51 कर 12.09। अगर मैं तुम्हें कहता हूं हाइड्रोजन के एटम में एक हायर स्टेशनरी ऑर्बिट से एक लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट में क्वांटा छलांग लगाया और उस क्वांटा की एनर्जी कितनी है? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम्हें कुछ नहीं तो तुम्हें n1 का वैल्यू पता चल गया कि n1 क्या है, 1। तुम्हें डेल्टा ई दिया हुआ है और तुम्हें n1 का वैल्यू अभी भी पता चल गया, क्योंकि इस बीच में आने वाला कोई भी क्वांटा लाइमन का ही होगा। तुम्हें n1 का वैल्यू पता चल गया। अब तुम सोचो 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन है जहां n1 1 है, तुम्हारा काम तो हो गया। 4 ऑप्शन है n2 4 to 2, n2 5 to n1 3, n2 4 to n1 2, और एक ऑप्शन तुम्हें दिया है n2 4 to n1 1। तो जो एक ऑप्शन है वो ही ऑप्शन होगा। मैं तो सॉल्व ही नहीं करूँ ये n1 1 कैसे होगा? लाइमन सीरीज का जो मैक्सिमम एनर्जी वाला क्वांटा होगा वो माइनस वो 13.6 का होगा, और मिनिमम एनर्जी वाला क्वांटा लाइमन सीरीज में मिनिमम एमिट होगी 2 से 1, इससे थोड़ी ज्यादा कम होगी 3 से 1, इससे ज्यादा कम होगी 4 से 1, और मैक्सिमम एनर्जी कब होगी? इनफिनिटी से 1। तो मिनिमम एनर्जी कितनी होगी? 10.2, और मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी? 10.2। समझ आया? 13.6 से 10.2 ये किसका रेंज हो गया? लाइमन का। अच्छा इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वांटा टू इंफिनिटी से 2 में आता है तो ये बार्मा सीरीज का होगा, और इसकी एनर्जी कितनी होगी? 3.4। ये वैल्यू है 3.4, और अगर वो 4 से नहीं, अगर वो 3 से 2 में आता है तो एनर्जी कितनी होगी? ये डिफरेंस करके बोलो कितना है? 1.89। सॉल्व करो, सॉल्व 1.89 आ रहा है, पहले सॉल्व कर ले। अरे ये होमवर्क है 1.89। अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके बीच में आने वाला कोई भी क्वांटा, इसके बीच में आने वाला कोई भी क्वांटा उसका n1 कितना होगा? 1, और इसके बीच में आने वाला कोई भी क्वांटा इसका n1 कितना होगा? 2। अब मैं तुम्हें कहता हूं कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में एक क्वांटा रिलीज हो रहा है जिसकी एनर्जी है 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैं तुम्हें 4 ऑप्शन देता हूं और उसमें एक ऑप्शन है नॉट पॉसिबल। ये वाली एनर्जी डायमंड के लिए, और ये वाली एनर्जी, ये डार्क रीजन है, इसमें मुझे कोई भी क्वांटा कभी नहीं मिलेगा। तो मुझे पता चल गया ना 10.2 से 3.4 के बीच में एनर्जी का कोई भी क्वांटा हाइड्रोजन एमिट कर ही नहीं सकता, तो मैं नॉट पॉसिबल क्लिक कर दूंगा। अच्छा तो एन, अच्छा अब मुझे
सपोज नॉट पॉसिबल नहीं दिया, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि N1 2 देगा, मैं उसको टिक कर दूंगा। अब मानो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है जहां N1 2 है, तो तुम्हें ये तो पता है कि 4 में से 2 ऑप्शन है जो मेरे करेक्ट ऑप्शन होंगे, फिर भी तुम्हें कैलकुलेशन कमी करना पड़ेगा। हाँ? अगर नहीं, अब मैं तुम्हें कहता हूं एक क्वांटा जो 2.4 पे 1.89 से 3.4 अनन्या, ये बामा सीरीज का होगा, उसका N1 वैल्यू कितना होगा 2। मैं तुम्हें कहता हूं एक क्वांटा रिलीज हो रहा है वो 2.6 का, तो वो बामा सीरीज का, तो ये तुम्हें पता चल गया कि N1 का वैल्यू 2 होगा। अब 4 ऑप्शन में सपोज तुम्हारे पास एक ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है जहां N1 2 है, तो तू समझ। अब मानो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास जहां N1 2, तो तुम्हें 4 की जगह 2 ही सॉल्व करना, दोनों में से कोई एक है, ये तुम्हें पता। हाँ हाँ, डेल्टा ई देख के तुम्हें पता चल जाएगा, और तुम्हें N1 पता चल गया, तुम्हें ये पता चल गया, बस इसके लिए सॉल्व करो। नेक्स्ट, अच्छा ये वाला हो गया। अभी यहां देखते हैं, अगर इंफिनिटी से 3 में आता है तो ये एनर्जी कितनी होगी 1.51 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, और ये वाला 4 से 3, ये कितना हो रहा है अनुज 0.66 0.2। नहीं मुझे याद क्या है ऐसी क्लिक ऑफ कर, तो ये वैल्यू कितनी है 66। अच्छा, इस बीच में आने वाला कोई भी तुम्हें पता है क्या होने वाला है इसका, नहीं पासन वासन नहीं पूछेगा तुझे, N1 पूछेगा तो N1 3 पता चल जाएगा तुझे। लेकिन यहाँ कैसे, ये वाली एनर्जी की क्वांटा तुमसे 100 में से 99 क्वेश्चन इसी में चलते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, मैं सारी एनर्जी वैल्यू लिखता हूँ और तुम मुझे बताना कि प्रॉब्लम किस। अच्छा, ये वाली वैल्यू 4, इंफिनिटी से 4, ये वैल्यू कितनी है 0. अच्छा कुछ समझे, समझे, ये 0.8 प्लस की वैल्यू यहाँ ओवरलैपिंग होगी, ये 0.85। अच्छा, और वो वाली वैल्यू कितनी हो गया ना 0.31। थ्री जीरो सिक्स गलत बोला था मैंने। अच्छा, तो ये वैल्यू 31। अच्छा, आप देखो ये वाला रेंज किसके लिए होगा, इसका रेंज क्या होगा इनमें 4। हाँ, तो मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूँ 100 में से 99 क्वेश्चन इस रेंज के होते हैं, पक्का से बेशक। क्लियर हो गया यहां से, ये मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, नॉट ओनली द लाइंस इन द सीरीज बट आल्सो द सीरीज कम क्लोजर टू ईच अदर। ये वही बात है, देखो यहाँ गैप ज्यादा है और फिर गैप्स मर्ज होगी, इंफिनिटी एक ही खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ओवरलैप नहीं कर, यहाँ भी ओवरलैप नहीं कर, इस रीजन में आ रहा है, जरा सा डिफरेंस ही सही, लेकिन डिफरेंस है, ओवरलैप कोई भी लाइन एक दूसरे से ओवरलैप। अच्छा, ये इसका यूज समझ आया। और एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन समझा ओवर नहीं आएगा ओवर, और ओवरलैपिंग क्वेश्चन आएगा तो भी तुम्हें बता रहा हूँ, तो तुम्हें पता चल गया कि N1 के वैल्यू या तो 3 होगी या फिर 4 होगी। नहीं नहीं, तो भी ऑप्शन तुम्हें 3 या 4 का एक ऑप्शन ही तुम्हें देगा जो 3 या 4 का हो, बाकी सारे ऑप्शन कैसे होंगे N1 1 N1 2 N1 एक दे देगा तुम्हें, वो भी हम पता लगाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो आइडेंटिफाई होगी। अगर इलेक्ट्रॉन देखिए जाए, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेशनरी ऑर्बिट से किसी लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट में आता है तो वो एक क्वांटा एमिट करेगा,
उस क्वांटा की एनर्जी डेल्टा एच होगी। डेल्टा एच को हम एच न्यू लिख सकते हैं, यानी एच सी अपॉन लैम्डा। और रिडबर्ग इक्वेशन सॉल्व किया था हमने। रिडबर्ग इक्वेशन 1/लैम्डा आर एच रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये पूरे इक्वेशन को हमने सॉल्व कर ये 1/लैम्डा निकाला था, इफ यू रिमेम्बर। अब इस वाले क्वेश्चन में जो लैम्डा निकालना होता है, लैम्डा का स्टैंडर्ड एमस्ट्रॉन्ग में लिया गया है। दो तरह के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके रखो। अगर इस क्वेश्चन में आरएच का वैल्यू कितना होता है 109678, ये पर सेंटीमीटर। मीटर में लिखेंगे तो कितना होगा 10967800 पर मीटर। अच्छा, और जेड सपोज हाइड्रोजन है तो 1, हीलियम है तो 2, लिथियम है तो 3 इंटू जेड स्क्वायर। और फिर ये 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सपोज मैं तुम्हें कह देता हूं 3 से 2 में आ रहा है, तो 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर हीलियम में 2 स्क्वायर। नहीं समझे? सपोज मैं तुम्हें कहता हूँ हीलियम के लिए, हीलियम 1 प्लस के लिए 3 से 2 में आ रहा है, तो हीलियम के लिए तुम्हें पता चल गया Z2, तुम्हें ये पता चल गया 3 स्क्वायर और ये पता चल गया 2 स्क्वायर। अब तुम्हें लैम्डा निकालना है, लेकिन इस इक्वेशन से तो 1/लैम्डा आ रहा है ना, तो वैल्यूज क्या होगी 1/लैम्डा 10967800। इसको मैं लिख देता हूँ 2 स्क्वायर, ये मैं लिख देता हूँ 1/2 स्क्वायर माइनस, अच्छा ये 1/4 माइनस 1/9। एक आर्बिट्री एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये कितना होगा 5/9 आ जाएगा ये। अच्छा, अब 36 आ जाएगा। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या होगी, ये तो वैल्यू 1/लैम्डा आ रहा है, लेकिन तुम्हें लैम्डा निकालने के लिए ये वैल्यू जो भी होगा, मैं मान लेता हूं ये वैल्यू कुछ है x, लेकिन ये वाली वैल्यू अब ये डिवीजन तो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम यू कांट अवॉइड दिस कैलकुलेशन। कैलकुलेटर, हाँ स्कूल में तुम्हारे पास कैलकुलेटर होता है। उसके साथ तुम भी गई यार थोड़ा सा, तुमको क्या प्रॉब्लम है? अच्छा इधर सुन, पॉजिटिवनेस कहते हैं इसे, शांत रहो, रिकॉर्डिंग में जा रहा है। हाँ, तो ये लैम्डा के लिए कैलकुलेशन हिंदी में कहते हैं अनिवार्य, इंग्लिश में क्या कहते हैं, बट कंपल्सरी। नहीं, हिंदी में कंपल्सरी। अरे भाई इधर सुन, तो अब ऐसे किसी भी क्वेश्चन के लिए 12400 बाई डेल्टा ई, ये कर लेना बस, 12400 बाई डेल्टा ई। ये डेल्टा ई क्या है, ये वाले है। अब मैं तो ये कैसे आया, मतलब वो ये कैसे आया, ये इक्वेशन को सॉल्व किया था मैं, यहाँ एक बड़ा सा इक्वेशन आया था, हाँ उस बड़े से इक्वेशन में सारे वैल्यू स्टैंडर्ड में बैठा देना, सिर्फ एनर्जी वाले वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बैठा। हाँ, उसमें जितने वैल्यूज होते हैं वो सारे वैल्यूज एसआई सिस्टम में बैठा ना, बस एनर्जी वाले वैल्यूज वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बैठा, और वो सारा कैलकुलेशन 12400 12400 बाय डेल्टा ई, ये डेल्टा ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ स्टॉप बोलो, मेरा क्वेश्चन दीदी दादा बुझी थी। अच्छा, अब ये इसको कैसे सॉल्व करोगे ये देखो। सपोज मैं तुम्हें कहता हूं कि हीलियम लिथियम 2 प्लस के लिए, लिथियम 2 प्लस के लिए एक इलेक्ट्रॉन 5 से 4 में आ रहा है या 5 से 2 में आ रहा है, तुम्हें बस एक ही काम करना है, ये डेल्टा ई निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू नहीं आता। अच्छा, लिथियम 2 प्लस के लिए जेड का वैल्यू 3 होगा, 5 के लिए वैल्यू क्या होता है 0.544,
तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी 0.544 इंटू 3 स्क्वायर, और 2 के लिए वैल्यू कितना होता है 3.4 इंटू 3 स्क्वायर। ये कुछ वैल्यू आएगा, ये कुछ वैल्यू आएगा, बस तुम इसका डेल्टा ही निकालना। अब कुछ तो कैलकुलेशन होता है जो हमें करना ही पड़ता है, ये एक लौटा कैलकुलेशन तुम करना। ये जो डेल्टा ई का वैल्यू आएगा वो डेल्टा ई यहाँ बैठाना 12400 बाय डेल्टा ई, जो एमस्ट्रॉन्ग इस इक्वेशन को सॉल्व कर कर आता मुझे मिलता, लैम्डा जो वैल्यू मिलता वो वैल्यू और ये वैल्यू एक ही आ जाएगी, समझी। तो किसी भी एटम के लिए किसी हायर स्टेशनरी ऑर्बिट से किसी लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन कूद रहा है, छलांग लगा रहा है, तो वो जो लैम्डा इमिट करेगा वो लैम्डा होता है 12400 बाय डेल्टा ई, एंड डेल्टा ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्लियर हो गया। तो ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन है, ये लिख लो। लिख जल्दी। ये जो टाइप के क्वेश्चन है ये बहुत प्रोमिनेंट रहे हमेशा से, और क्वेश्चन थोड़े से अच्छे वाले होते। क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के एटम में, या मानो हीलियम के एटम में, हीलियम 1+ के एटम में 5 से 2 में एक ट्रांजिशन हुआ है। हीलियम 1+ में 5 से 2 में एक ट्रांजिशन हुआ है। इसमें जो फोटोन रिलीज हुआ है, इस फोटोन की एनर्जी, दोबारा बोलता हूं, हीलियम 1+ में 24 दिन सौरभ को क्लास में ध्यान दिए, क्वेश्चन क्या बोल रहे हो वो सुन। हीलियम 1+ में 5 से 2 में एक इलेक्ट्रॉन कूद रहा है, वहां एक एनर्जी रिलीज होगी, ये हीलियम 1+ में। बेरिलियम 3+ में एक इलेक्ट्रॉन यही वाला क्वांटा रिलीज करना चाहता है। हीलियम में 5 से 3 जो एनर्जी रिलीज हुई है, बेरिलियम में एक इलेक्ट्रॉन यही वाला क्वांटा रिलीज करना चाहता है। तो बेरिलियम में उसको कहां से कहां छलांग लगाना होगा, तो जो क्वांटा रिलीज होगा वो इसकी एनर्जी रखेगा। वेरी गुड। देखते हैं, देख, अगर हीलियम में 5 से 3 में एक क्वांटा रिलीज, एक इलेक्ट्रॉन छलांग लगाए, यहां एक क्वांटा रिलीज हुआ है। अब बेरिलियम में यही क्वांटा रिलीज होना चाहता है, N2 नहीं पता, N1 भी नहीं पता, तुम्हें सिर्फ ये पता है यहां जो क्वांटा की एनर्जी है और ये वैल्यू सेम। मतलब ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन का जो मैंने बताया था ना N1 N2, सब्स्टिट्यूट नहीं, ये उसका एक ऊपर लेवल का क्वेश्चन, इजी है। क्वेश्चन के सीरियसनेस को नहीं समझी तुम। मैंने तुम्हें बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन कूद कर है, उसकी एनर्जी इतनी, एनर्जी दे दी थी मैंने तुम्हें, और मैंने तुम्हें बोला था N1 N2। पहले सुन क्वेश्चन, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में तुम्हें बोल दिया था कि 5 से 3 में आ रहा है, इतना एनर्जी नहीं, ऊपर से नीचे कूद के आ रहा है, इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। उस केस में मैंने तुम्हें एटलीस्ट डेल्टा ई तो दे दी थी नाजिया, और मैंने तुम्हें पूछा था N1 N2। यहां तो मैं तुम्हें एनर्जी भी नहीं दे रहा, निकालेगा। हाँ मतलब एक स्टेप ज्यादा हो गया ना, मतलब अब तुम्हें पहले डेल्टा ई निकालना होगा, और उस डेल्टा ई के साथ एसोसिएटेड जो N1 N2 है वो निकालने होंगे। मतलब पहला काम डेल्टा ई निकालना, फिर मार्क्स एक है। छोड़ देगी? क्यों छोड़ेगा? देखो, इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन यही हो रहा है ना। हाइड्रो हीलियम में एक ट्रांजिशन हो रहा है, उस ट्रांजिशन में जो एनर्जी रिलीज होगी, हाँ बेरिलियम में वो बोल रहा है कि एक ऐसा ट्रांजिशन कराओ जिसमें एनर्जी सेम होगी, मतलब इसका डेल्टा ई और इसका डेल्टा ई सेम हो। तो एक काम करते,
इस एटम को मान लेते हैं इसका एटॉमिक नंबर Z1 और इसको मान लेते हैं N1, इसको मान लेते हैं N2, और एक दूसरे एटम में इसको मान लेते हैं Z2, इसको मान लेते हैं N3 और इसको मान लेते हैं N4। अच्छा, यहां जो क्वांटा रिलीज होगा डेल्टा ई, इस डेल्टा ई का वैल्यू कितना होगा? -13.6 Z1 N2 स्क्वायर माइनस ऑफ -13.6 Z1 N1 स्क्वायर, यही होगा। हाँ, अच्छा, अब यहां भी डेल्टा ई का वैल्यू लिख सकते हो। वो डेल्टा ई का वैल्यू कितना होगा? -13.6 Z2 स्क्वायर N3 स्क्वायर माइनस 13.6 Z2 स्क्वायर बाई N3 होल स्क्वायर, ये होगा। अच्छा, ये दोनों की एनर्जी सेम होगी, ये तो क्वेश्चन में बोला है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो अगर मैं इक्वेट कर देता हूं तो क्या आ रहा है? -13.6 Z1 स्क्वायर N2 स्क्वायर माइनस ऑफ -13.6 Z2 स्क्वायर, नहीं ये Z1 ही रहेगा, N1 स्क्वायर इक्वल्स टू -13.6 Z2 स्क्वायर बाय N4 स्क्वायर माइनस ऑफ -13.6 Z2 स्क्वायर बाय N3 स्क्वायर। लिख सकता हूं ना ये? अच्छा, क्या क्या कटेगा? ये -13.6, ये -13.6 हर जगह से कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगा? Z1 स्क्वायर N2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर N1 स्क्वायर इक्वल्स टू Z2 स्क्वायर N4 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर बाई N3 स्क्वायर, क्या आएगा? अच्छा, एक बात बताइए, ये सारा क्या कटेगा क्यों? ये Z1 है, ये Z2 है, तो क्या बोल रहे? अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी इनोसेंस बची है तो हम इस बात को समझ सकते हैं। तुम्हारे नहीं बची, हमारे अंदर बची है। अच्छा, ये सारे स्क्वायर टर्म को उड़ा देते हैं, तो क्या आएगा वैल्यू? Z1 बाई N2 माइनस Z1 बाई N1 इक्वल्स टू Z2 बाई N4 माइनस Z2 बाई N3, ये लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ऐसा कब हो सकता है? इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं। ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, इसका रेशियो कुछ ऐसा आ रहा है, ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, ये दोनों वैल्यू अलग है, लेकिन अच्छा ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे मैं लिखता हूँ 20/2, 20/2, ये वैल्यू कितनी आ रही है? 10। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 200/20, ये वैल्यू भी कितनी आ रही है? 10। ये बात समझे? तो मैं Z1/N2 और Z2/N4 को कंपेयर कर सकता हूँ, ये दोनों इक्वल होगा। अगर मैं कंपेयर करता हूं तो क्या रहा है वो देखो, कंपेयरिंग टर्म्स, कंपेयरिंग टर्म्स। अच्छा, मुझे क्या चाहिए था? N4 और N3 ना, क्योंकि N1 N2 तो वो बोल ही दिया है कि हीलियम में 5 से 3 में आ रहा है, तो N1 मुझे पता है और N2 भी मुझे पता है। मुझे क्या नहीं पता था? N3 और N4। तो मैं N4 को डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं, N4 इक्वल्स टू Z2 इंटू, इन दोनों को कंपेयर करके स्टेप जंप कर रहा हूं, N4 को ऊपर ले गया, Z2 यही रह गया, इंटू N2 बाय Z1 लिख सकता हूं, पक्का? अच्छा, मैंने तुमसे एक बात कही थी, हाइड्रोजन का फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट हीलियम के कौन से स्टेशनरी ऑर्बिट के साथ उसकी एनर्जी सेम होगी? सेकंड। अच्छा, यहां से समझ आ रहा है? हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू कितना होगा? 1, और हीलियम के लिए Z का वैल्यू कितना होगा? 2। समझे? समझी? अच्छा, और N3 का वैल्यू कितना होगा? N3 का वैल्यू होगा N1
Z2 इंटू N1 बाय Z1। क्लियर हो गया? हाँ, 2 मिनट। अब इसका जो कंक्लूजन है वो सुनो। हाइड्रोजन में अगर एक ट्रांजिशन 4 से या 2 से 1 में होता है, हाइड्रोजन में एक ट्रांजिशन 2 से 1 में हो रहा है, और हीलियम को अगर यही ट्रांजिशन करना है, तो हीलियम को कौन सा ट्रांजिशन करना होगा? हीलियम के लिए ये कितना था? 2। हाइड्रोजन के लिए था 2 और ये था 1। और ये एनर्जी जो भी थी, अगर हीलियम को भी यही वाला एनर्जी रिलीज करना है, तो ये कितना वैल्यू था? हाइड्रोजन के लिए 2। हाइड्रोजन के लिए क्या बताया सर? 2 से 1। और हीलियम को भी अगर यही एमिट करना है तो क्या करोगे? ये ऊपर वाला वैल्यू कितना था? 2। अब मैं बात किसकी कर रहा हूं? हीलियम। तो इस 2 से किसको मल्टीप्लाई करोगे? हीलियम के एटॉमिक नंबर से। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। ये समझिए। चलो इधर देखो, हीलियम के लिए बात कर रहे हैं। N4 कितना होगा? हाइड्रोजन के लिए वैल्यू कितना है? 2। अच्छा, हाइड्रोजन के लिए Z कितना है? 1। और हीलियम के लिए Z कितना होगा? 2। तो N4 का वैल्यू कितना आएगा? 2 इंटू 2, ये वैल्यू कितना हो गया? 4। समझिए? मुझे N2 पता है ना? N2 हाइड्रोजन के लिए क्या है? 2। मुझे निकालना क्या है? हीलियम के लिए। हीलियम के लिए हायर स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होगा? मैंने मान लिया। तो N4 का वैल्यू कितना होगा? हीलियम के लिए कितना है? 2। और हाइड्रोजन के लिए ये कितना था? 2। मैंने हाइड्रोजन के लिए बोल दिया था कि 2 से 1। हाइड्रोजन के लिए 2 से 1। तो हीलियम के लिए वो ट्रांजिशन क्या होगा? हाँ, 4 से। आई बात समझ में? अच्छा, अगर मैं तुम्हें कहता हूं लिथियम के लिए, चलो ऐसे सुनो, हाइड्रोजन के लिए ट्रांजिशन हुआ है 5 से 2। हाइड्रोजन के लिए ट्रांजिशन हुआ है 5 से 2। तो लिथियम के लिए वो ट्रांजिशन क्या होगा? हाइड्रोजन के लिए 5 से 2, तो लिथियम के लिए कितना होगा? 15 से 5 से 2। 5 से 2, 5 इंटू 3 15, 2 इंटू 3 6। तो हीलियम के लिए वो कितना होगा? सॉरी, लिथियम के लिए वो कितना होगा? 15 से 6 हो गया। नहीं समझे? हाइड्रोजन के लिए वैल्यू कितना दिया मैंने? 5 से 2। मतलब मैंने तुम्हें N1 और N2 दे दिया, मैंने तुम्हें Z1 दे दिया हाइड्रोजन, और मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ? लिथियम ये एमिट करेगा। तो मैं तुम्हें क्या जानना चाहता हूँ? N3 N4। तो N3 का वैल्यू कितना होगा? 3 इंटू N1 कितना था? 2। 5 से 2 बोला ना, ये कितना होगा? 3, 2 और ये 1। तो N3 का वैल्यू कितना आ गया? 3 2 6। और ये वैल्यू कितना आ गया? समझ आ गया? अच्छा, चलो इतनी बात भी नहीं करनी है अगर, तो फिर ऐसे समझ लो, हाइड्रोजन के लिए जो भी वैल्यू दिया रहेगा, हाइड्रोजन सबसे सिंपलेस्ट एटम है जो मैं सोच सकता हूँ। हाइड्रोजन के जो भी वैल्यूज दिए रहेंगे, अगर इससे हाइड्रोजन से हायर एटम्स के लिए निकालना है, तो वो इस हाइड्रोजन के लोअर और हायर से उनका Z मल्टीप्लाई करते हैं बस। हाइड्रोजन के लिए 4 से 2, हाइड्रोजन के लिए 6 से 3, हाइड्रोजन के लिए 6 से 3, हीलियम के लिए 12 से 6, लिथियम के लिए 18 से 9, बेरिलियम के लिए समझ आ गई? तो अब तो मुझे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इतना से करूंगा। देख लो। हाँ, ये कोई साइंटिस्ट नहीं है सारे, ये कोई साइंटिस्ट का काम नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। डी ब्रॉगली क्या कहते थे? कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। डी ब्रॉगली कहते थे कोई भी पार्टिकल, मतलब मैं जब पार्टिकल बोल रहा हूँ तो मैं मैटर बोल रहा हूँ। डी ब्रॉगली कहते थे अगर कोई भी पार्टिकल जिसका मास है
और वो एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अगर कोई भी m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके साथ हमेशा एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है। और वो कहते थे, डी ब्रॉगली कहते थे, अगर इस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ, अगर इस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ तुम्हें पता करनी है तो वो वेवलेंथ का वैल्यू कैसे आता है, प्लैंक्स कांस्टेंट को डिवाइड कर देना उस पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम से, प्लैंक्स कांस्टेंट को डिवाइड कर देना उस पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम से, एंड यू विल हैव द वेवलेंथ। अब इसके एप्लीकेशंस पे आते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा कहता है कि हाइड्रोजन के थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना? हाइड्रोजन के थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, मास है उसका। तो अब मैं हाइड्रोजन के थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा पता कर रहा हूं, तो मुझे वैल्यू क्या बैठाना होगा, h अपॉन m। अच्छा, h कितना है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड। मास कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। और थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, हम जानते हैं 2.16 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाय 3। तो मैं यहाँ वैल्यू बैठाऊंगा 2.16 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाय 3। फिर इसको 3 ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई करूंगा, तो इतना सारा कैलकुलेशन है जो मुझे अजीब अजीब बात करते पांडे जी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट कैसे होगी? हाइजेनबर्ग कहता था किसी पार्टिकल, हाँ मैं बता रहा हूँ, हाइड्रोजन कहते थे, हाइजेनबर्ग कहते थे किसी पार्टिकल के पोजीशन को फिक्स मत कीजिए। वेव मॉडल में हमने फिक्स नहीं किया। अच्छा, मैं तुम्हें ऐसे बोल रहा हूँ, ये क्वांटम मॉडल के पहले बोर्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बेस्ड क्वेश्चन तो होगी। अच्छा, अब इतना सारा कैलकुलेशन है जो मुझे करना ही पड़ेगा, और ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर में भी वैल्यू बैठाने में चांसेस है कि गलती होगी। अब हम क्लास 10 में चले जाते। क्लास 10 में तुम लोग को एक क्वेश्चन कराया था, मैंने नहीं कराया था, बुक में था। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन था, कुछ याद है? नहीं याद? हाँ, काइनेटिक एनर्जी, हाँ काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा था हमने, हाफ mv स्क्वायर। बेवजह इसको m से मल्टीप्लाई करके n से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या होगा, mv होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2m p स्क्वायर। तो p क्या होगा, बोलना, √2m k। अच्छा, ये क्या है, mv, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ h अपॉन p, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2m k। देख सकते हैं, शुरू में एक चार्ट बनाया था, किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट की टोटल एनर्जी का वैल्यू कितना होगा वो बताया था। अच्छा, अगर स्टेशनरी ऑर्बिट की टोटल एनर्जी मुझे पता है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसी का प्लस साइन। कुछ समझे? कुछ नहीं समझे, ट्रस्ट में अब समझोगे। ये सब मिटा रहा हूं, मैं मान लेता हूं। अच्छा, ये इक्वेशन यूज करेंगे हम, लैम्डा निकालने के लिए इस इक्वेशन को यूज करें। मैं मान लेता हूं हाइड्रोजन में फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका वेवलेंथ कितना होगा, h/√2m k। और ये वैल्यू मैं कितना लिख सकता हूं, h/√2m 13.6 ना। फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में टोटल एनर्जी होता है -13.6, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 13.6। अच्छा, यह फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ। सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर यही इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसका वेवलेंथ कितना होगा, h/√2m k। और ये वैल्यू कितनी है, 2m 3.4। अच्छा, थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट 2m k, ये वैल्यू कितना होगा, h/√2m 1.51।
लिख सकता हूँ। अगर तुमने ये वाले कैलकुलेशन भी किए तो तुम्हें ये भी याद होगा कि ये 13.4 ये दरअसल 13.6/4 था। अच्छा 4 को रूट के बाहर ले आओ तो कितना हो जाएगा 2, ये 2 1/, होगा। अब इसको ऊपर ले जाओ तो ये कितना होगा 2h ना, समझी। अच्छा 1.51 कितना है 13.6/9, हाँ तो ये कितना हो जाएगा 3h/√2m 13.6। अच्छा फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ पता कर लेते हैं, तो सेकंड वाला वेवलेंथ कितना होगा। हाँ अब मैं तुम्हें बता देता हूँ ये वाली वैल्यू कितनी होती है, ये वाली वैल्यू होती है 10/3 एंगस्ट्रॉम। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी 20/3 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू कितनी होगी 10 एंगस्ट्रॉम, वो वाली वैल्यू कितनी होगी 40/3 एंगस्ट्रॉम। हो गया काम, लिख लो, लिखो। हाँ क्या, अरे ब्रो ये 13.4 को हम क्या लिख सकते हैं 13.6, ये एनर्जी कैलकुलेट किया था हमने, 13.6 को किससे डिवाइड किया था 4 से, तो वैल्यू कितना आया था 3.4। इस 3.4 को मैं लिख सकता हूँ 13.6/4, ये 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा 1/, और उस 1/2 को ऊपर ले गया मैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 13.6 2h, समझा। अच्छा ये वाली वैल्यू होती है 10/3, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी 2 × 10/3। अच्छा ये वाला कैलकुलेशन हम मैं नहीं करूंगा, अरे यार मजाक मत करो। हाँ तो ये वैल्यू वैल्यू कितनी होगी 2 × 10/3 एंगस्ट्रॉम, और ये वाला वैल्यू कितना होगा 3 × 10/3 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अच्छा आप अभी भी खुश मत होइए क्योंकि एक वो पल बचा है, लिथियम 2+ के, लिथियम 2+ के थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो उसके साथ एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी। हाइड्रोजन के फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उसकी भी एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी। बेरिलियम 3+ के सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उसकी भी एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी। क्वेश्चन दिया है तुम्हें व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ लैम्डा ऑफ लिथियम 2+ माइनस लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन बाय लैम्डा ऑफ बेरिलियम 3+। लिथियम 2+ वाले एटम में थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ माइनस हाइड्रोजन के फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का डिफरेंस निकालिए, फिर उसको बेरिलियम के 3+ एटम में फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट में या सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट में या 10th स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालिए और उसका रेशियो बताइए क्या होगा। क्वेश्चन की इंटेंसिटी को समझ नहीं समझ, अरे ये लैम्डा निकालना सिखाया ना तुझे, ये लैम्डा निकालना सिखाया क्वेश्चन। अच्छा अब सोचो कैलकुलेशन कर रहे हो तुम तो डेली वाले कैलकुलेशन आते, लेकिन
मैं तुम्हें कह रहा हूं ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर 0। तब तो तुम आज चलो मेरे साथ एक लॉटरी काट ले। अच्छा इसका आंसर 0 होगा, क्यों होगा वो देखो। हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए और लिथियम के लिए और बेरिलियम, ये बोलो लैम्डा का इक्वेशन तुम्हें ये तो पता ही है, मुझे कुछ कहने की जरूरत है, कुछ समझ आया, आगे समझ में? क्या होगा देखो, हाइड्रोजन के फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, लैम्डा सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पर, लैम्डा का वैल्यू कितना होगा, कोई ना नाम है ना, देखो वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है, अरे यार सुन, काइनेटिक एनर्जी पर। अच्छा, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू किससे आता है, टोटल एनर्जी से। टोटल एनर्जी वाले वैल्यू को पॉजिटिव लिखते भाई काइनेटिक एनर्जी होती है। हाइड्रोजन के फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, हाइड्रोजन के फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में, ब्रो इधर देख, तू शांत रहेगी, इधर देख, हाइड्रोजन के फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, हीलियम के सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, ये सेम होगी। अच्छा, और क्योंकि लैम्डा काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है, मतलब हाइड्रोजन के फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का लैम्डा हीलियम के सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का लैम्डा सेम होगा। अच्छा इधर देख, फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का लैम्डा कितना था, 10/3 एंगस्ट्रॉम में। अच्छा, और यही लैम्डा हीलियम के लिए किसमें होगा, यही लैम्डा हीलियम के लिए कितना किसमें होगा, सेकंड। अच्छा यहाँ भी खुश होने वाली बात नहीं, तुमने एक सिंपल सी चीज क्रैक कर दी। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रियलाइज्ड इज दिस कि फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमने वाला लैम्डा, सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमने वाला लैम्डा, ये ट्वाइस होता है ना, ये ट्वाइस होता है ना। अच्छा तो ये वैल्यू कितनी है, 10/3, तो फर्स्ट वाली वैल्यू कितनी होगी, 5/3 एंगस्ट्रॉम, समझे। अच्छा, और थर्ड वाला कितना होगा, 15/3 एंगस्ट्रॉम, ये कितना होगा, 30/3 एंगस्ट्रॉम, क्लियर हो गया। अच्छा, इसका हाइड्रोजन का फर्स्ट, हीलियम का सेकंड और लिथियम का थर्ड, ये कितना होगा, 10/3 एंगस्ट्रॉम। अच्छा इसका 1/3 ये होगा, ये 3 टाइम्स है, तो ये कितना होगा, 1/3, तो ये कितना होगा, 10/9 एंगस्ट्रॉम, ये कितना होगा, 20/9, समझ गए, आ गया समझ में। अच्छा, अब मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था कि लैम्डा लिथियम 2+ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट माइनस लैम्डा हाइड्रोजन फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट बाय लैम्डा बेरिलियम 3+ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट, टू हेल्प विद दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, अगर न्यूमरेटर 0 तो 0 में से 0 लिख लो। हवन किस कुछ नहीं, ऑर्बिटल्स में, ऑर्बिटल्स में ऐसे स्पेस होते हैं, ऑर्बिटल्स देख रहे थे, ऑर्बिटल्स में इंक्रीजिंग रेडियस में ऐसे भी शेप होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन के डॉट्स नहीं लगाने होते हैं, और वो जगह जहां डॉट्स नहीं लगता है वो जगह को क्या नाम दिया था, नोड्स। अच्छा नोड्स कितने तरह के होते हैं, एंगुलर और रेडियल, किसी ऑर्बिटल में कितने रेडियल नोड होंगे, ये रेडियल नोड लगाया मैंने, किसी ऑर्बिटल में कितने रेडियल नोड होंगे उसका फॉर्मूला होता है n-l-1। और अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूं, ये सपोज p z है, तो यहाँ एक xy प्लेन होगा जहां एक भी डॉट्स नहीं लगे थे, इस वाले नोड को क्या कहते हैं, एंगुलर नोड। किसी भी ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड का वैल्यू होता है l, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स
टोटल नंबर ऑफ नोड्स होगा रेडियल प्लस एंगुलर नोड्स, और ये वैल्यू आ जाएगा, ये एल कट जाएगा तो हो जाएगा एन माइनस वन। एन क्या होता है, तुम बोलो एन क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कितने तरह के क्वांटम नंबर्स होते थे? 3 तरह के। पढ़ना लिखना छोड़ दो। अच्छा एक बात और, लास्ट लास्ट फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। अच्छा ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। मैं तुमसे एक क्वेश्चन कह रहा हूँ, सेट प्रोटॉन से एक न्यूक्लियस में, ये n1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन n5 में चला गया, उसको रहना चाहिए n1 में। अगर वो 5 से 1 में वापस आता है तो कितने पॉसिबल ट्रांजिशन कर सकता है? एक पॉसिबल ट्रांजिशन है कि वो 5 से 4 में आए, 5 से 4 में आए, 4 से 3 में आए, 3 से 2 में आए, और 3 से 1 में, 2 से 1 में। एक पॉसिबल रास्ता है कि वो 5 से 3 में आए, 3 से 2 में आए, और फिर 2 से 1 में। एक पॉसिबल रास्ता है कि वो 5 से 2 आए, 2 से 1। एक पॉसिबल रास्ता है कि वो 5 से 4, 4 से 3, 4 से 2, 2 से 1। एक है 4 से 3। ऐसे सारे बहुत सारे पॉसिबल ट्रांजिशन हो सकते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट है टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। वो मैथ्स में पढ़ोगे, मैथ्स लिए हो ना? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है? ये एक एक क्वांटा जो रही, इस एक एक क्वांटा की एक एक वेवलेंथ मिलेगी हमें, वो स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1। n2 और n1 का डिफरेंस ले लेना और इसको मल्टीप्लाई करना, n2 माइनस n1 दोबारा जो वैल्यू होगी उसमें +1 करना, और फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो। नहीं समझे? अरे अच्छा यहाँ पर होगा। अब तुम्हें क्वेश्चन दे देगा, अगर अगर तुम्हें क्वेश्चन दे देता है कि 5 से इलेक्ट्रॉन कूद कर आएगा, बामन सीरीज में कितनी लाइन होगी, तो n2 का वैल्यू कितना दे दिया उसने? 5। और वो बोल रहे बामन सीरीज में कितनी लाइन होगी, तो n1 का वैल्यू कितना होगा? 2। यहाँ 5 बैठाना, यहाँ 2 बैठाना, सॉल्व कर लेना। वो वाली सारी लाइन कहाँ होगी? बामन में। अगर वो कहता है अल्ट्रावायलेट रीजन में कितनी लाइन होगी, तो फिर इसको 1 बैठा देना। क्लियर हो गया? हाँ ये समझ आ गया? हाँ ये सवाल, ये तुम्हारा नहीं, ये दुनिया के सारे स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन का एक ही शेल होना चाहिए। तुम ऐसा क्यों सोचते हो ना? हर नहीं, हर एटम के पास शेल्स होती है, उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो खुद से उस शेल में जा सके। और अबव प्रिंसिपल कहता है कि अगर तू इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेगी तो सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसीलिए हमेशा हाइड्रोजन क्या लिखते हैं? 1s। इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन के पास ओवन ऑर्बिटल नहीं है, वो एक्सेसिबल नहीं है। अच्छा इसलिए भी नहीं कि एक्सेसिबल नहीं है, तुम एनर्जी दे दोगे एक्सेस करने का। 3p6 अगर तुझे लिखना है, 3p के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3px। इतना जरूरत नहीं पड़ता है। अरे लास्ट क्लास में हमने कुछ किया था ऐसा, होन्स रूल ऑफ मैक्सवेल्स में, वो क्या था? 3px 3p/3pz था। अच्छा एक कुछ लिखना नहीं है, ये समझ आ गया, सारे फॉर्मुलाज हो गए। बस तुम्हें एक छोटा सा भाई, छोटा सा सवाल पूछो। वो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा होता है वो सारे एटम के स्पेक्ट्रा का सबसेट होता है। हाइड्रोजन में कोई भी ट्रांजिशन अगर होती है, हाइड्रोजन में होने वाला कोई भी ट्रांजिशन, वो हाइड्रोजन के बाद के सारे एटम शो कर सकते। हाइड्रोजन में 5 से 2। मैं तुमसे पूछूं हीलियम में, तुम बताओ। हाइड्रोजन में 5 से 2, हीलियम में 10 से 4।
हाइड्रोजन में 6 से 3, लिथियम में 18 से 6, तुमने बता दिया। हाइड्रोजन में होने वाला कोई भी ट्रांजिशन बाकी सारे एटम्स दिखा देंगे, लेकिन बाकी सारे एटम्स में होने वाले सारे ट्रांजिशन हाइड्रोजन भी दिखाएगा ऐसा जरूरी नहीं। अगर मैं तुम्हें कहता हूं लिथियम में, अगर मैं तुम्हें कहता हूं लिथियम में 9 से 6, अगर मैं तुम्हें कहता हूं लिथियम में 9 से 6 ट्रांजिशन हुए, तो क्या हाइड्रोजन इस ट्रांजिशन को दिखा सकता है? हाँ, 9 से 6 ऊपर जाते वक्त जेड मल्टीप्लाई किया था और नीचे आते वक्त जेड से डिवाइड करेंगे। हाइड्रोजन मैंने कहा 9 से 6, तो हाइड्रोजन 3 से 2, ये बात समझ आ गई। लेकिन अगर मैं तुम्हें कह देता लिथियम के लिए 10 से 6, तो 10 को किससे डिवाइड करना पड़ता? 3 से। अच्छा, 10 को 3 से डिवाइड करते तो वैल्यू कितना आता? फ्रैक्शन। फोर्स ने कहा था एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई n, कभी फ्रैक्शन आ नहीं सकता। तो अगर मैं तुम्हें कह देता हूं लिथियम के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ है 10 से लेकर 6, लिथियम के लिए, लिथियम के लिए हो सकता है भाई यार। तो हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन के लिए वाला ट्रांजिशन कौन सा होगा? एक ऑप्शन होगा नॉट पॉसिबल, समझ गए? नॉट पॉसिबल, क्योंकि 10 तो डिवाइड नहीं है। हाँ, लेकिन अगर 12 होता तो होता। हो गया, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया।